द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी जो शिक्षक भर्ती है, जिसको हम लोग सुपर टेट के नाम से भी जानते हैं, उसके हम लोग यहाँ पर 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो सारे आपके प्रश्न हैं, ये अग्रवाल पब्लिकेशन के बुक एग्जाम कार्ड से लिया गया है। ये बुक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो यदि आप इस सारी किताबों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इन सारी किताबों को खरीद सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट पे। यहाँ पर हमारा जो 10 प्रश्न दिया गया है, उसमें से पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। और हाँ, यहाँ प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बताना आवश्यक है कि हम लोग जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं उसका कुछ टारगेट होता है, एक उद्देश्य होता है, और वह उद्देश्य प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको बताया जाता है, जिससे आप भूलने ना पाएं। तो उसको हम लोग यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। आपको वो सारी चीज़ें याद हो गई होंगी कि हम लोग किस टारगेट के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जब तक आपका पेपर नहीं होता है, यानी कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जब तक भी आपका पेपर नहीं होता है, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बहुत सारी गणित में चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपका जो डर है ना, वो गणित का डर खत्म हो जाएगा। हमारी बहुत सारी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं, जो लगातार व्हाट्सएप पे कमेंट करते रहते हैं कि गणित को हम कैसे सीखें। तो गणित को भैया कोई जादू नहीं है, आपको समय देना पड़ेगा और हम यहाँ सिखाने के लिए बैठे हैं। तो आप सीखिए। अंकगणित में हमें कोई भी फार्मूला यूज नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत जहाँ पर होगी वहीं पर हम लोग फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो भैया आप सभी लोग साथ में बने रहिए। आपके पेपर तक आपको गणित का एक्सपर्ट बना दिया जाएगा। जिनकी गणित थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक है, उनको 20 में से 20 का टारगेट लेके चलना है। और जिनकी गणित थोड़ा नॉर्मल है, या जिन्हें गणित नहीं आती है, या जो फिर बार बार बहाने बनाते हैं कि मेरी गणित बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उनका हमारा लक्ष्य है कि कम से कम भैया 15 अंक तो आपको लाना ही है। 20 नंबर का आपका गणित आता है, उसमें से गिरे से गिरी हालत में 15 नंबर लाना है। तो बहुत सारे टारगेट हैं, बहुत सारे उद्देश्य हैं। साथ में लगातार बने रहिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कोई यहाँ पर दिक्कत होने की बात नहीं है। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो आपका पहला प्रश्न है, उस प्रश्न को आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। आपको a² माइनस के b² का मान निकालना है। क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे। हर प्रश्न में फार्मूला लगाएंगे, ऐसा मत सोचिए, कुछ कॉमन सेंस से भी करिए। तो ये प्रश्न आपको बहुत ही आसान दिखेगा। 2 संख्या है, पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है। तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ने से 7 आता है और उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा करने से 6 आता है। तो अगर हम अपने मन में सोचें कि वो संख्याएं कौन हो सकती हैं, तो अगर a का मान हम लोग 6 मान लें और b का मान हम लोग 1 मान लें, तो दोनों का गुणा करने से 6 आ रहा है और दोनों को जोड़ने से 7 आ रहा है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपको मिले तो एक बार कॉमन सेंस का यूज करके आप संख्याएं मानने की कोशिश करिए कि हम लोग उन संख्याओं को क्या मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फार्मूला तो हम जानते हैं, फार्मूले में इसमें पुट करेंगे। तो फार्मूले लगाने की कोई जरूरत नहीं। आपको a का मान और b का मान हम लोगों ने आ गया है, क्योंकि जो एज्यूम किया है वो हमारा इन दोनों समीकरण में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो जो निकालना है वहां से इसकी वैल्यू रख दीजिए। a का मान 6 है, जब 6 का वर्ग करेंगे तो आएगा 36। b का मान है 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। 36 में से 1 जाएगा, बचेगा आपका 35। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। टारगेट हमारा है कि हमें 7 से 8 प्रश्न मौखिक ही करना है। उसमें देखिए ये प्रश्न आपको मिल गया। तो इस टाइप के जब भी प्रश्न मिले, इन्हें मौखिक ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी ये बताना है। देखो क्या करो, सबसे पहले इसको लेके चलो। तो ये 0.5 लिखा है ना भैया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी आपको बताते हैं। इसका आप वर्ग कर दीजिए। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो नीचे आएगा 1/4। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या इसको लेके चलिए 0.2। तो 0.2 को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि भैया कैसे लिख सकते हैं, चलिए उसको भी देख लो भैया। देखो ये इस संख्या को क्या करो, ये 5 ऊपर है, ये है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। 5 से जब कैंसिल आउट करेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ 1/2 रहेगा। उसी प्रकार ये आपका 0.2 है, तो ये 2 ऊपर रखिए। दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव हटाएंगे तो 1 0 यानी कि 10 का भाग हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। तो 0.2 को 1/5 लिख सकते हैं, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। इस पर कितनी घात है? 5 घात है। तो अगर हम इसका
5 घात का इसको खोलें तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे 5 बार तो 1 ही आएगा, और 5 का जब 5 बार गुणा करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे यहाँ पर 5 गुणे 5, यानी बहुत बड़ी संख्या आपकी नीचे आ जाएगी। अब ध्यान से समझिए, जो पहले वाली संख्या है उसमें नीचे कितना आ रहा है, जो पहली वाली संख्या भैया उसमें नीचे सिर्फ और सिर्फ 4 आ रहा है, जो दूसरी वाली संख्या है उसमें नीचे इतनी बड़ी संख्या आ रही है। तो जब नीचे वाली संख्या हमारी बहुत बड़ी होती है तो उस संख्या की जो पूरी वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी ही रहती है, बहुत कम रहती है। इसको हम लोग कम कह सकते हैं अथवा छोटा कह सकते हैं, ठीक है। तो जब नीचे संख्या बहुत बड़ी होती है तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो उसका जो मान आता है बहुत ही कम आता है, यानी कि बहुत ही छोटा आता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी संख्या कौन सी छोटी होगी, ये दूसरी वाली संख्या छोटी होगी। और यहाँ पर नीचे 1/4 है, 1/4 का जब भाग करेंगे तो दशमलव में कुछ आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आपका 5 बार लिखा है, बहुत बड़ी संख्या नीचे है। इसको आप, अच्छा यहाँ पर हम गुणा नहीं कर रहे हैं और आप भी इसका गुणा करने मत बैठिएगा, आपको बस इतना निकालना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। देखो, नंबर आपको जो परीक्षा में मिलता है वो इसलिए नहीं मिलता कि आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, नंबर आपको इसलिए मिलता है ये जो 4 विकल्प आपके सामने लिखे गए हैं इनमें से एक विकल्प पर आपको टिक लगा देना है, वहां पर OMR सीट मिलती है उसमें गोला भर देना है, ठीक है। अब आपके हो सकता है किस्मत बहुत बढ़िया हो, बिना कुछ पढ़े लिखे आप जाएं और गोला भर के आ जाएं और सब गोले आपके सही हो जाएं, तब भी आपको परीक्षा में सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको गोला भरने का आंसर मिलता है, जो नंबर मिलता है, जो सही विकल्प होगा उसमें सही गोला भरने का। तो यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर बस हमें देखना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो जब हमें साफ साफ दिख रहा है कि नीचे बहुत बड़ी संख्या होगी तो उसका गुणा करने के चक्कर में मत पड़िएगा, सबसे बड़ी संख्या नीचे आ रही है, इस प्रकार से जब उसका भाग करेंगे 1 में तो वो संख्या सबसे कम हो जाएगी, यानी कि सबसे छोटी हो जाएगी। तो कौन सी होगी, विकल्प भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में ज़्यादा सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़िए, जब आपको दिखने लगे आंसर तो सीधे टिक मार के आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ते हैं अपने 53 नंबर के क्वेश्चन पर। भैया गुणनखंड करना है, गुणनखंड कक्षा 6 में समझाया जाता है, आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं। अच्छा, इस जो प्रैक्टिस सेट है अग्रवाल पब्लिकेशन का जो एग्जाम कार्ड की बुक है उसके प्रैक्टिस सेट जो दिए गए हैं उसमें गणित के नॉर्मल प्रश्न दिए गए हैं। हमारे बहुत सारी माताएं बहनें भाई बंधु हैं जो गणित में कमजोर हैं तो उनके प्रैक्टिस के लिए ठीक ठाक बुक है, इतना जो है आसान प्रश्न आपके पेपर में नहीं आता है, ठीक है। तो पहला तरीका है कक्षा 6 में जो गुणनखंड बताया गया था उसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है भैया, विकल्प। दूसरा तरीका क्या है, विकल्प के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व करिए। तो यानी विकल्प, ये x के मान ABCD में आपको x के मान दिए गए हैं, इस वैल्यू को रखिए और जिससे 0 आ जाए वही आपका आंसर होगा। अब फिर यहाँ पर कॉमन सेंस जरूर लगाइएगा, अपना कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है। बिना कॉमन सेंस लगाए कुछ गणित होने वाला नहीं है, ठीक है। कॉमन सेंस लगाइए। देखिए यहाँ भी प्लस का निशान है, यहाँ भी प्लस का निशान है, तो ये a का मान जब 1 रखेंगे तो प्लस में है, तो सारी जब चीजें प्लस में है तो 0 का भी आंसर आएगा ही नहीं। जब x का मान हम 2 रखेंगे, यानी b विकल्प को लेकर चलें और x का मान 2 रखें, तब भी आपका सारा आंसर जो है प्लस में ही रहेगा, तो 0 तो कभी होगा ही नहीं। इसी प्रकार c में जब x का मान अगर 3 रखेंगे, विकल्प c को लेकर चलें और x का मान 3 रखें, तो सारी चीजें आपके प्लस में ही हैं, तो 0 तो आंसर आएगा ही नहीं। यानी कि पहले विकल्प से, दूसरे विकल्प से, तीसरे विकल्प से आपका आंसर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जो समीकरण दिया गया है प्लस में दिया गया है, जो वैल्यू दी गई वो भी प्लस में ही है। तो कभी प्लस प्लस मिलके कभी 0 थोड़ी ना होगा, 0 होने के लिए वहां पर एक माइनस भी होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर विकल्प डी हम लोग कॉमन सेंस से भी लेके चलें तो विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। x का मान 1 रखते हैं तो 11 गुणे x का मान 1 रखेंगे तो -1 की घात 2 और प्लस के 21 गुणे -1 और प्लस के 10, इसको 0 होना चाहिए। तो देखिए -1 का जब वर्ग करेंगे तो 1 आता है, ठीक है। अच्छा, ये तो पता है ना आपको, ये भूल गए कि याद है, जो -1 की घात सम संख्या होती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और जो -1 की घात विषम संख्या होती है तो इसकी वैल्यू जो होती है -1 होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर -1 की घात 2 है, 2 क्या है, सम संख्या है, तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। तो 11 का 1 में गुणा करेंगे 11 आएगा, ये प्लस माइनस हो गया माइनस, और 21 से कम हो गया 21 और प्लस के 10, देखिए इसको जोड़िए सब आ गया 0 ना। तो यानी कि विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। कॉमन सेंस से भी अगर आप इन 4 विकल्पों को देख लेंगे तो भी आपको तुरंत डी मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला समीकरण प्लस में है और x की वैल्यू प्लस रखने से कभी भी आपका 0 नहीं आएगा, ठीक। विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं।
उप समुच्चय की संख्या बताना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। उप समुच्चय की संख्या बताना है। जो उप समुच्चयों की संख्या का फार्मूला होता है वो आपको बताया गया है। वो फार्मूला होता है 2 की घात n। ठीक है, इसको नीचे लिखते हैं, मिनट। ये आपका फार्मूला होता है 2 की घात n। अब n की वैल्यू कितनी है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर n की वैल्यू निकालने में ही दिक्कत होगी। f बराबर देखिए, यहाँ कॉमा का निशान लगा है तो एक वैल्यू ये है, यहाँ कॉमा का निशान लगा है एक वैल्यू ये है, यहाँ कॉमा के निशान से पहले एक वैल्यू ये है, और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये सारी चीज़ें लेके चलना है। यहाँ पर ऐसा मत गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब कॉमा लगा लगा के लिखे हैं। तो ये 1 2 3 4, तो 4 इसमें पद दिए गए हैं। उन 4 पदों के अंदर और सारे पद हैं और सारे टर्म्स हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो जो कॉमा लगा के लिखे गए हैं मेन वैल्यू में, वही हमारा n का मान है। n का मान इस समीकरण में 4 है। देखिए मेन कॉमा यहाँ पर है और यहाँ पर है और यहाँ पर है, और उसके बाद ये आखिरी पद है। 3 बड़े बड़े कॉमा हैं। तो इसके पदों के अंदर कौन सी संख्या, जैसे कि आखिरी वाला पद है, इसकी में 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है। ठीक है, तो चौथे के अंदर 3 संख्याएं और लिखी हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जो मेन संख्या है वो ये वाली है, ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या है और ये वाली संख्या है। तो यहाँ पर n की जो मान निकाला गया है वही आपको समझने की बात है कि इस समीकरण में जो हमारे पद हैं, कुल टर्म्स जिसे हम लोग कहते हैं, कुल पदों की संख्या है वो कितना है, 4 है। और उप समुच्चय का जो फार्मूला होता है 2 की घात n होता है। पदों की संख्या हमारी n कहलाती है। तो 2 की घात हम 4 लगाएंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 2 की घात n, सॉरी n नहीं भैया 4, 2 की घात 4 लगाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना होता है भैया 16। कहाँ पर है, विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। उम्मीद है ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, यहाँ पर अब गलती नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अंतःकोणों का योग आपको दिया गया है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना है। चलो भैया, तो बहुभुज में जो होता है अंतः कोणों का योगफल, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n-2 और मल्टीप्लाई बाई 180। ये फार्मूला होता है। n क्या होता है, भुजाओं की संख्या होती है। उस बहुभुज में जितनी भुजाएं हों वही उनकी संख्या हमारी n कहलाती है। तो n-2 इंटू 180 ये आपका बहुभुज का फार्मूला होता है। अंतःकोणों जो बहुभुज होता है उसमें अंतःकोणों के योगफल का फार्मूला होता है। तो अंतःकोणों को योगफल कितना दिया गया है भैया प्रश्न में, 16 20, ठीक है, बराबर n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 0 से यहाँ पर 0 कट गया, 18 ये कितना होगा, 18 9 162, तो n-2 बराबर हो जाएगा 9, 2 जाके उधर जुड़ जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 11। कहाँ पर है आपका विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। तो ये फार्मूला है छोटा सा, उसको याद कर लीजिएगा। इस जो आपके बहुभुज के प्रश्न होते हैं उसमें बिना फार्मूले के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो अंकगणित होता है, जिसमें अंकगणित वाले चैप्टर होते हैं उसमें तो आप फार्मूले यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बीजगणित वाले चैप्टर होते हैं अथवा ये वृत्त और बहुभुज वाले प्रश्न होते हैं इसमें आपको फार्मूला रटना ही पड़ेगा। तो ये फार्मूला आप रट लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा अगर आपको याद ना हो, और याद है तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए, बड़ा आसान सा प्रश्न है। योगफल से प्राप्त संख्याओं के द्वितीय अंक का स्थानीय मान निकालना है। द्वितीय अंक मतलब दहाई का अंक का स्थानीय मान निकालना है। तो पूरी संख्या जोड़ने से फायदा नहीं है, पहले हम इकाई का अंक जोड़ते हैं। तो यहाँ 5 है, यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, तो 5 और 9 14, 14 3 हो गया 17। तो इकाई का अंक कितना आ गया 17। हासिल आएगा 1। अब दहाई के जो अंक जोड़ते हैं 1 और 5, ये दहाई का अंक 1 हासिल और ये 4 हो गया 5, 5 2 7 और 7 और 4 हो जाएगा 11। तो दहाई का अंक आपने जोड़ा 11 आया। तो अब जो दहाई का अंक है, 1 मिनट पेन का कलर चेंज करते हैं, पूरा हम नहीं जोड़ रहे हैं। पूरा जोड़ने से क्या मतलब, हमें दहाई का अंक चाहिए। दहाई का अंक कितना आ रहा भैया, 1 आ रहा है। तो इसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, अगर इसका स्थानीय मान निकालना हो, जिसका भी स्थानीय मान निकालना हो तो उसको लिख लेते हैं। 1 हमने लिख लिया, उसके आगे जितनी संख्याएं होती हैं उतनी 0 लगा देते हैं। तो 1 के आगे कितना है, 1 अंक है, यानी कि 1 0 लगा दिया तो आपका 10 इसका स्थानीय मान होगा। यही हमारा आंसर होता है। पूरा जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, चाहे तो आप इसको पूरा जोड़ लीजिए, वहां पर दहाई का अंक 1 रहेगा, उसका स्थानीय मान निकालना है तो दहाई के आगे क्या है 7, यानी 1 अंक है, 1 अंक है तो 1 0 आपका बढ़ जाएगा, 10 आपका स्थानीय मान होगा दहाई के अंक का। ठीक है ना भैया। तो 56 खत्म, आपके 57 पे आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना भैया 60 मीटर है, इसका क्षेत्रफल निकाला। देखो कितना आसान प्रश्न। जो परिमाप है
60 मीटर। आपको पता है समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो जो हमारा परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं को जोड़कर ही आता है। तो जो परिमाप लिखा है ये तीनों भुजाओं का टोटल लिखा है और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर हम इसमें 3 का भाग कर दें तो हमें एक भुजा का मान पता चल जाएगा। तो एक भुजा का मान कितना हो गया, 20 मीटर आपका निकल आया। तो परिमाप में, समबाहु त्रिभुज के परिमाप में अगर 3 का भाग कर देते हैं तो एक भुजा का मान निकल आता है, क्योंकि तीनों भुजाओं का जो वैल्यू होती है, मान होता है, वो बराबर होता है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 3/4 और a स्क्वायर। चलिए कितना आसान सा फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। √3/4 और a की वैल्यू कितनी, 20, यानी कि 20 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 20, 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 4 पंचे 20 और 5 का 20 में गुणा करेंगे हो जाएगा 100 और यहाँ पर ये √3 अब ये बचा हुआ है तो 100√3 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा। विकल्प ए बिल्कुल सही रहेगा। कुछ नहीं करना था, बस आपको थोड़ा सा फार्मूला एक लगाना था और आपका आंसर आ जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके सही होने चाहिए। भैया बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते हैं, सब वीडियो देखते हैं और कमेंट नहीं करते हैं। अभी भी लगभग 200-300 लोग वीडियो हमारे देखते हैं। आप अपने दोस्तों में शेयर कर दो भैया, जो भी आपके मित्र हों, सहपाठी हों, उनको शेयर कर दो। कम से कम 1000 लोग तो हमारी वीडियो देखिए, इतनी मेहनत से हम लोग पढ़ाते हैं, आपको बताते हैं। इसको आप सभी लोग शेयर करते रहिए और वीडियो में कमेंट जरूर करिए। अगर अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करिए, बुरा लग रहा है तो भी कमेंट करिए, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भी कमेंट करिए और अगर आपको कुछ परेशानी हो, कोई समस्या हो तो भी कमेंट करिए। कमेंट जरूर करिए वीडियो में, ठीक है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक वस्तु का अंक मूल्य क्रमशः A% तथा B% के छूट से समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। समतुल्य छूट अथवा बट्टा कहते हैं तो उसका फार्मूला होता है, फार्मूला आप रख लीजिएगा, इसमें कोई सॉल्व तो करना नहीं है। ये सी वाला जो विकल्प होता है ये फार्मूला होता है। अगर समतुल्य छूट अथवा समतुल्य बट्टा का ये फार्मूला होता है तो उसमें फार्मूला रखना है और कुछ करना नहीं है। विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन से जो बनाया गया है, शंकु बनाया गया है, उसी त्रिज्या और ऊंचाई का तो शेष ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए बढ़िया प्रश्न आ चुका है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए, आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, देखिए मान लेते हैं ये बेलन है, सीधी लाइन नहीं बनी है लेकिन मान लीजिए ये बेलन है, ठीक। और जो इसकी ऊंचाई है, जो इसकी त्रिज्या है, उसी ऊंचाई त्रिज्या का एक शंकु इसमें काटा गया है। तो जब भी हम शंकु काटेंगे तो भैया ऐसे ही काट सकते हैं, इससे सॉरी ये लाइन टेढ़ी हो गई, यहाँ पर आना है, ऐसे मान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। 1 मिनट, कुछ ज़्यादा ही मिट गया। इस पर अच्छी ड्राइंग हमसे तो नहीं हो पाती है, बहुत लोग तो बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं। तो आप यही ड्राइंग मतलब सॉरी आप यही चित्र बना सकते हैं। ये हमारा शंकु है और बड़ा वाला क्या है भैया, बड़ा वाला हमारा बेलन है। आप ध्यान से समझिए बात को। ये जो बेलन है, पूरा जो बेलन है, इसका जो आयतन होता है πr² होता है। ये जो बीच में शंकु काटा गया है, इसका जो आयतन होता है, ये बीच वाले शंकु का, इसका जो आयतन होता है 1/3 πr²h। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि जो पूरा बेलन है उसका आयतन πr² है और उसका 1/3 जो आयतन होता है वो शंकु का आयतन होता है। आपको निकालना है शेष ठोस का। तो ये अगर 1 है, उसका किसी एक संख्या में से 1/3 अगर निकाल लेंगे तो हमारा कितना बचता है, 2/3 बचता है। ये तो क्लियर है। तो जितना बचा है वही हमें निकालना है। तो यहाँ 1 में से अगर 1/3 घटा देंगे तो 2/3 ही बचता है। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर 1 में से 1/3 घटा देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 आता है, ठीक है। और πr² दोनों में कॉमन है, तो यानी कि शेष हमारा जो बचेगा वो 2/3 πr² ही बचेगा। यानी कि जो आपको फार्मूला लगाना था वो 2/3 πr² का फार्मूला लगाना था। इस प्रश्न का ये कहने का मतलब है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, क्योंकि बेलन में से ये वाला शंकु काट लिया गया था। इसकी जो वैल्यू है वो 1/3 है और πr² तो दोनों में है, πr² तो दोनों में ही है। यानी 1 में से 1/3 अगर ख़त्म कर देंगे तो जो बचेगा वो 2/3 बचेगा और यही हमें निकालना था। इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पाई का मान यहाँ पर रखेंगे हम लोग 22/7 और आर का मान कितना है भैया, आर का मान है 6 सेंटीमीटर। तो 6 का वर्ग करेंगे तो 6 × 6 हो जाएगा। ऊंचाई आपकी 8 दी गई, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि अब देखिए ये 2 से कटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2 3 दूनी 6।
अब देखिए, इसका आप अगर सॉल्व ना करें, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, तो यहाँ पर आप अपना आंसर दे सकते हैं। इसका गुणा भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर नीचे कितना भैया, नीचे है आपका 7। 7 ऊपर किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। ये जो नीचे 7 है ना, ये इसको आप देख रहे हैं, ये ऊपर किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। यानी कि जो भी जब नहीं कटता है पूरा पूरा, तो हमारा जो आंसर आता है वो दशमलव में आता है। तो एक ही ऐसी संख्या है, एक ही ऐसा विकल्प है जिसमें दशमलव में हमारा आंसर लिखा गया है, तो यही हमारा उत्तर होगा। क्योंकि 7 ऊपर वाले किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो दशमलव में ही आएगा। तो अगर गुणा भाग ना करें तब भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, और अगर गुणा भाग करेंगे तो इसका गुणा भाग कर लीजिएगा, इसका आंसर इतना ही आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, 603.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमने आपको बताया है उस तरीके को फॉलो करिए। धीरे धीरे आप बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे कि हमेशा जो आपके प्रश्न हो उन्हें सॉल्व करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जब आपको आपका आंसर दिखने लगे तो वहाँ पर टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए, अगले प्रश्न को सॉल्व करिए। वहाँ पर ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको नंबर मिलता है परीक्षा में, वो आपको महारत दिखाने का नंबर नहीं मिलता है। जो विकल्प है उस सही विकल्प को चुनने का आपको आंसर मिलता है। जब विकल्प हमें दिख रहा है कि दशमलव वाली संख्या हमारा आंसर होगी, तो हमें गुणा भाग करने की क्या आवश्यकता होगी। तो उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। एक चक्रीय चतुर्भुज है, उसका बाह्य कोण 60 है, तो उसका आंतरिक सम्मुख कोण क्या होगा। देखो, हमने बताया भैया कि कुछ प्रश्न आपको मौखिक करना है। जब मौखिक आप करेंगे तो इसका प्रश्न का आंसर 60 अंश आ जाएगा। यानी इसमें कुछ करना नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि जो आंतरिक सम्मुख कोण होता है वह बाह्य कोण के बराबर होता है। तो आंतरिक सम्मुख कोण कितना होगा, जितना बाह्य कोण होगा, यानी कि 60 अंश होगा। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, ये कैसे होता है। मान लेते हैं ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। और ये कैसा है, चक्रीय चतुर्भुज, मतलब इसके किनारे किनारे चक्र बने हुए हैं, यानी कि वृत्त के अंदर है। तो चलिए वृत्त के अंदर इसे बना देते हैं। अच्छा तो नहीं बना, चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। हमारी जो ड्राइंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर इस लाइन को बाहर निकाल देते हैं, तो ये हमारा बाह्य कोण बन गया। बाह्य कोण कितना दिया है, 60। अब इसके जस्ट सामने वाला जो आंतरिक कोण होगा, ये वाला कोण होगा। तो ये वाला जो कोण होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। तो ये हमारा बाह्य कोण है, ये हमारा आंतरिक कोण है, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि हमारा इस प्रश्न का आंसर कितना रहेगा, 60 रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 10 प्रश्नों को खत्म किया है। इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके जाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है, उस सभी सूचनाओं को आप लोग सुनिए कि भैया हम लोग यहाँ पर मात्र 100 रुपये में आपको 200 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहे हैं। आप सभी लोग इन प्रैक्टिस सेट को खरीद लीजिए। अब तक लगभग 1000 बच्चों ने ये प्रैक्टिस सेट बाई किया है। सबसे पहले हम लोग ये प्रैक्टिस सेट अपने किस पे देते थे, व्हाट्सएप पे देते थे। तो व्हाट्सएप के 2 ग्रुप बिल्कुल फुल हो चुके हैं। उसके बाद चूंकि वहाँ पर बार बार ग्रुप बनाना पड़ता था, इसलिए ये जो प्रैक्टिस सेट हैं आप टेलीग्राम ग्रुप पे दिए जा रहे हैं। तो 2 व्हाट्सएप और 1 टेलीग्राम, कुल मिला के लगभग 1000 बच्चे इससे हमारे जुड़ चुके हैं। यानी कि आप भी इससे जुड़िए और आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। जब भी आप दुकान से कोई प्रैक्टिस सेट खरीदने जाएंगे, उसकी जो नॉर्मल कीमत होती है 150 रुपया होती है। कोई 100 रुपये का मिलता है, कोई 120, कोई 150, कोई 180 रुपये का भी प्रैक्टिस सेट मिलता है। और उसमें मात्र आपको 15 से 20 प्रैक्टिस सेट ही मिलते हैं। यानी कि अगर आप 100-150 प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करना चाहें तो उसके लिए आपको 1500 रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो आप सभी लोगों के लिए रुपया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतना घर परिवार में रुपया नहीं होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किताबें खरीद सकें, इसलिए रुपये को बचाने की कोशिश करिए। और मात्र 100 रुपये में आप 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार मार्केट से आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये जो 100 रुपया कीमत रखा गया है, आपके PDF बनाने का बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, जो इसको बनाता है वो बहुत ज़्यादा पैसे लेता है। तो इस प्रकार से उन सारी चीज़ों को आप समझते हुए आपकी जो फीस है वो कम से कम ही रखी गई है, आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया है, व्हाट्सएप पे लगातार कमेंट करते रहते हैं, किसी को अभी तक कोई शिकायत नहीं हुई है। तो आप भी विश्वास करके इस प्रैक्टिस सेट को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।